जीतने की कोशिश करते हैं और वहां पे देखते हैं कि हम इसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं। और जल्दी ही वो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में बहुत ज्यादा बंगाल के नवाब को बहुत बुरी तरह हरा देते हैं, और ये मतलब प्रूव कर देते हैं कि हम यहाँ पे एक नई पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रहे हैं। और धीरे धीरे इसके बाद वो अपनी चीजें बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि वो इसमें काफी अच्छे से जीत जाते हैं। और जो बाकी यूरोपियन कंपनियां जैसे फ्रांसीसी वगैरह थी, उनको भी धीरे धीरे हराकर भारत से बाहर कर देते हैं। उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में, बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट होते हैं इंडियन हिस्ट्री में, या यूं कहें कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। क्योंकि इस बैटल के बाद काफी हद तक पूरी तरीके से कंट्रोल बंगाल का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पूरा कंट्रोल चला जाता है, तो यहाँ से एक नए राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है, एक नई पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है। यहाँ से जिस पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है, उसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ से फर्स्ट टाइम पहला एक्ट आता है, क्योंकि अब बंगाल पर पूरी तरीके से पॉलिटिकली पूरा जो अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो चुकी थी। एक तरीके से वो एक राज्य बन चुके थे। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एक राज्य होने के लिए, अब वो सब उनके पास थे। एक भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सोवर्निटी यानी संप्रभुता, वो भी अब उनके हाथ में आ गई थी। तो इस तरीके से अब वो एक पॉलिटिकल पावर बन चुके थे। उन्होंने पूरी तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ से उनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट होती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है कि जब पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को कैप्चर कर रही है, तब उसके बाद ब्रिटिश संसद, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ रेगुलेशंस बनाती है, क्योंकि अब यहाँ पे उन्हें रूल भी करना था। और अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल इंडिया में ट्रेड कर रही थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रूल भी करना था। तो उसे रूल करने के लिए कुछ एक्ट्स ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो बनाती है। और वो एक्ट्स, जैसा कि आप लोग आई होप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये अगर हम देखें तो एक जर्नी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पर हम इस पूरी जर्नी में जितने भी एक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक वो एक्ट्स जो तब आए जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी। उसके बाद वो एक्ट्स जो तब बनाए गए जब जो भारत का रूल था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो सबसे पहले हम लोग उन एक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में आए थे। तो सबसे पहला एक्ट, द वेरी फर्स्ट एक्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सबसे पहला एक्ट था जो भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी कि रूल चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा हो या फिर ब्रिटिश क्राउन का रहा हो, दोनों ही समय में, दोनों ही टाइम में जो भी एक्ट बनाए गए हैं, वो सभी एक्ट बनाए किसने थे? बनाए ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, या कहें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है कि उन्हें एग्जीक्यूट कौन कर रहा है इंडिया में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है, और जब क्राउन के हाथों में है तो फिर क्राउन के हिसाब से ही, क्राउन के हाथों में जब शासन है तो क्राउन का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से हम पहला एक्ट देखते हैं, पहले एक्ट की चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक्ट है, सबसे पहला एक्ट है हमारा यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
इस एक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, एक्चुअल में ये बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो समय थोड़ा सा कम है, तो आई ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकूं यहाँ पे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, ये एक तरीके से शुरुआत थी भारत में ब्रिटिश रूल की, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड कर रही थी, अब वो रूल भी करने वाली थी। तो सबसे पहला जो प्रावधान था इम्पोर्टेंट यहाँ पे, वो था कि इस अधिनियम में, इस एक्ट से भारत पर कंपनी का पूरा प्रशासन स्थापित हो गया। एक तरीके से इनडायरेक्टली कहें तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसका रूल यहाँ पे शुरू हो गया, एक तरीके से कंट्रोल स्टार्ट हो गया। ये एक्ट पहला ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया में अब रूल करेगी, इसके बारे में रेगुलेशंस बनाई गई थी या नियम बनाए गए थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जहां पे एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, 1773 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीन रीजन्स पे अपना कब्जा कर चुकी थी। तो इन्होंने इसके प्रशासन के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए तीनों ही जगहों पर एक एक गवर्नर बना दिया था, जो कि वहां का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करता था। लेकिन 1773 के एक्ट में ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर्स थे उनको उनके अंडर में कर दिया गया, उनके अधीन कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज इस एक्ट में किया गया। तो यानी कि अब जो पूरा ब्रिटिश एक तरीके से कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको, उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बंगाल का गवर्नर हो गया। बंगाल के गवर्नर को ही ये सारी चीजें करनी होती। इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट हुई, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में होती है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार 1773 के एक्ट में ही भारत में स्टैब्लिश हुई। हालांकि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट है ये वो नहीं है, क्योंकि वो तो 1935 के एक्ट से आई थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट भारत में आया तो 1773 के एक्ट में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को सहयोग करने के लिए, उसके काम में उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बना दी गई। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज और की गई कि कंपनी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके इसके कार्य के लिए इसके विशेषाधिकार को या एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ये कहा गया कि अगले 20 वर्षों तक आप ही का एकाधिकार रहने वाला है। मींस ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकती, केवल और केवल ट्रेड करने वाली है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद हमारा अगला एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि जो थी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इट मीन्स कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर नहीं जा सकता था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें चेंजेस हुई। सबसे पहली सबसे पहला जो चेंज इसमें किया गया वो किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, यानी कि डायरकी। पहली बार जो इंडिया में डायरकी का कॉन्सेप्ट आया वो इसी एक्ट से आया। ईस्ट इंडिया कंपनी में दो लेवल बना दिए गए शासन के। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सारे ट्रेड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे उससे रिलेटेड वो सारी चीजें देखते थे। और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें सभी राजनीतिक मामले देखे जाते थे, सारे पॉलिटिकल इशू देखे जाते थे। इस तरीके से इसमें डायरकी की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की परिषद में, जो अभी काउंसिल 1773 के एक्ट से बनी थी,
उसके जो मेंबर्स थे उनको 4 से घटाकर उनकी 3 कर दी गई, नंबर ऑफ द मेंबर्स को कम कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को वीटो की पावर दे दी गई। इसके साथ साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हुई कि कंपनी की राजधानी पहली बार कलकत्ता इसी अधिनियम में या इसी एक्ट में बनाई गई। तो पहली बार इसी एक्ट में भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस एक्ट को पीट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है। इस एक्ट को पीट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है कि इस एक्ट को बनाने वाले जो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, विलियम पीट्स दी यंगर उनका नाम था। उन्हीं के नाम की वजह से इस एक्ट को पीट्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला अधिनियम है विशेष अधिनियम 1786, स्पेशल एक्ट 1786। तो स्पेशल एक्ट 1786 में क्या स्पेशल था? स्पेशल एक्ट 1786 इसलिए स्पेशल था कि यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो हमें सभी जानते हैं कि गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप भारत जाइए और वहां पर जाके जितनी भी चीजें हैं अब वहां पे आप संभालिए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आने से पहले 2 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि मैं भारत जाने के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि मुझे सेना का प्रमुख बना दिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि परिषद की आज्ञा मानना मेरे लिए कंपलसरी ना हो, क्योंकि जो भी परिषद कहे वो मुझे कंपलसरी मानना हो, ऐसा ना हो। तो इस एक्ट को लॉर्ड कॉर्नवालिस की इन्हीं 2 बातों को मानने के लिए लाया गया। इस एक्ट के द्वारा उनकी इन दोनों बातों को मान लिया गया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट। ये फर्स्ट चार्टर एक्ट है जो 1793 में आया। 1793 का पहला चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दी गई कि वो भारत में किसी भी कंपनी को, किसी भी और ब्रिटेन की कंपनी को यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन दे सकती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर थी जिसे विशेषाधिकार भी कहा गया, क्योंकि इसमें क्या था कि अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास ये पावर थी कि अगर वो चाहे तो ब्रिटेन की किसी कंपनी को भारत में ट्रेड करने का अधिकार दे सकती है। लेकिन साथ साथ एक चीज और भी की गई कि जो व्यापारिक एकाधिकार था अभी भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एक चीज यहाँ पे हम पैटर्न और देख रहे हैं, अगर हम इसमें ध्यान दें तो, कि जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं वो सभी 20-20 वर्षों के बाद आ रहे हैं। बस उसमें अगर हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पीस इंडिया एक्ट और स्पेशल एक्ट को छोड़ दें तो ये कुछ बीच में आए हैं। इसके अलावा जितने भी एक्ट हैं वो सब 20-20 वर्षों के अंतराल पे आए हैं। इसीलिए कंपनी के अधिकारों को, एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो गवर्नर, और इसमें अगला प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की अब योग्यता, उनकी क्वालिफिकेशन कर दी गई कि जो भी अब 12 वर्षों तक भारत में रहेगा सिर्फ वो ही अब काउंसिल का मेंबर बन सकता है। इसके साथ साथ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अधिकार दिए गए थे गवर्नर जनरल को कि आप काउंसिल के जो भी बातें हैं उनको मानना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। उसमें क्या कम कर दिया गया कि अब वो शांति व्यवस्था, सुरक्षा और अंग्रेजी अंग्रेजी जो जितने भी प्रदेश थे वहां पे इस समय अंग्रेजों के कब्जे में, उनके लिए कोई भी अगर बात होती थी या कोई भी उनसे रिलेटेड इश्यू होता था तो उसके लिए वो काउंसिल की बात को मानने से मना कर सकता था। लेकिन अगर कोई भी चीज टैक्स से रिलेटेड होती थी या फिर जुडिशरी से रिलेटेड होती थी तो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड होती थी, तो इन चीजों में वो मना नहीं कर पाता था, यानी कि यहाँ पे उसके लिए काउंसिल की बात को मानना कंपलसरी होता था। उसके बाद अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। 1813 का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इससे बहुत सारे चेंजेस किए गए। 1813 का एक्ट जब आया उस समय बंगाल का जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिक थे। यहाँ पे
दो चीजें यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभी तक एकाधिकार चल रहा था उसको 20 वर्षों के लिए प्रशासनिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। यानी कि जो वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे थे उसको तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जो ट्रेड था, ट्रेड से रिलेटेड जो उनका एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अभी तक सिचुएशन थी इंडिया में कि उसके अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी, वो स्पेशल जो उसको प्रोविजन मिला हुआ था वो चीज अब खत्म हो चुकी थी। यानी कि सिर्फ उसको अब यहाँ पे क्या करना था, ट्रेड तो वो कर ही रहा था, सब कर सकते थे अब ट्रेड कोई भी कंपनी, लेकिन बस जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज की गई कि गवर्नर जनरल ने जो भी कानून, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी कानून बनाएगा उसे अब वो सब यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एक्ट कहलाएंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और की गई कि यहाँ पे उनके एकाधिकारों को खत्म कर दिया गया, एक तरीके से कम कर दिया गया कि अब आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे ट्रेड जिस तरीके से पहले करते थे। ये था चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें, इस चार्टर एक्ट से अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब तक जो हमने डिस्कस किया था कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, 1833 के एक्ट में अब उस गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले व्यक्ति थे विलियम बेंटिक। इसके साथ साथ ये किया गया कि जो परिषद, जो काउंसिल थी जो असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल को बनाई गई थी, उसके मेंबर्स को फिर से फोर कर दिया गया, और जो चौथा मेंबर था, जो फोर्थ मेंबर था, उसको जो जुडिशरी से रिलेटेड होता था, जो विधि से रिलेटेड होता था, उसको इसमें शामिल किया गया, लेकिन इसे अस्थायी रूप से जोड़ा गया। और जो पहला विधि सदस्य बना वो थे लॉर्ड मैकाले। यहाँ ये एक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई, इंट्रीगेशन एक तरीके से यहाँ पे, या सेंट्रलाइजेशन हम इसे कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ भारत में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हुई कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसमें लॉर्ड मैकाले को पहला विधि सदस्य बनाया गया। और साथ ही साथ जो सरकारी सेवाएं थी उसमें जो भी सिलेक्शन होना था उसके लिए अब ओपन कंपटीशन कर दिया गया कि अब खुली प्रतियोगिता होगी, कोई भी यहाँ पे शामिल हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है, दास प्रथा की समाप्ति यहाँ पे भारत में 1843 में कर दी जाती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट एक्ट और फोर्थ चार्टर एक्ट आता है 1853 में। 1853 में जो चार्टर एक्ट आता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे पहली बार भारत में संसदीय व्यवस्था का एक तरीके से बेस बेस बनाया जाता है, एक आधार बनता है, जो बनाई जाती है गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की परिषद बनती है। एक तरीके से हम इसे देखें तो ये भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार या बेस हम कह सकते हैं। यहाँ से संसदीय व्यवस्था शुरुआत एक तरीके से हम मान सकते हैं कि यहाँ से होती है। इसमें क्या किया जाता है, संसदीय व्यवस्था में गवर्नर जनरल की एक परिषद जो होती है वो बनाई जाती है, और साथ ही एक विधान परिषद बनाई जाती है जिसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। और यहीं से हम देखेंगे कि अब धीरे धीरे ये अधिकार जो है बढ़ने लगेंगे, और धीरे धीरे ये अधिकार बढ़ते बढ़ते भारतीयों को भी मिलेंगे, और धीरे धीरे यहाँ से जो एक तरीके से कहेंगे कि राष्ट्रवाद की शुरुआत होगी। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट पैरेलली चल रही है, लोगों के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति असंतोष चल रहा है, और लोगों को, भारत के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म यहाँ पे जन्म ले रहा है। और वो अब उन्हें ये लगने लगा है कि हम लोग जो ब्रिटिश रूल है इससे हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और हम अपना रूल खुद कर सकते हैं।
ये सारी चीजें यहाँ पैरेलली चल रही हैं। तो 1853 के एक्ट में इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट की गई कि जो विधि सदस्य, जिसकी अभी हमने 1833 के अधिनियम में बात की थी, उसको स्थायी बना दिया गया। अब उसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्हें प्रोविंस यानी कि प्रांत बनाने का अधिकार मिला। अब वो क्या कर सकते थे, भारत के राज्यों में प्रोविंस या एक तरीके से प्रांतों को बना सकते थे। इसके बाद एक चीज और की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स थे उनको इंक्रीज करके उनके मेंबर्स को 6 मेंबर्स बना दिया गया, 6 मेंबर्स वहां पे कर दिए गए। तो इस तरीके से ये लास्ट एक्ट था, चार्टर एक्ट, फोर्थ चार्टर एक्ट, या यूं कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय आया हुआ आखिरी एक्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1857 का रिवोल्ट होता है, और वो पहला रिवोल्ट होता है। यहाँ से भारत में नेशनलिज्म का ओरिजिन होता है, नेशनलिज्म उदय होता है। और यहाँ पे ये रिवोल्ट पूरे देश में धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों द्वारा चलाया जाता है, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे पड़ता है। और वो यहाँ पे ये जताने के लिए कि ये जो सारी जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, जिनकी वजह से इंडियंस को रिवॉल्ट करना पड़ा, ये सारी अव्यवस्थाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी तक रूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। और यहाँ से जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन उसे अपने हाथों में ले लेती है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाने का शासन का क्या मतलब है। एक्चुअल में अभी भी कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। अभी सिर्फ इतना चेंज हुआ था कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रशासन चलाया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ कर ली थी, वो सारे अधिकार लेकर अब क्राउन के पास चले गए थे। क्राउन ने खुद अपने हाथों में पूरा शासन ले लिया था। अभी भी सारे एक्ट जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उसको बना रही थी, एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चला रही थी। लेकिन नाम जो था वो अब ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से के नाम से पूरा शासन चलने वाला था। तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब शासन चला गया, यहाँ पे ये चीज सिर्फ इसलिए की गई है दिखाने के लिए कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रही हैं क्योंकि अभी तक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। तो 1958 के एक्ट में बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से शासन को खत्म कर दिया गया, और भारत के अब गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था, अब उसे वायसराय कहा जाने लगा। अब उसे वायसराय बना दिया गया। भारत का पहला वायसराय जो बना था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब भारत में गवर्नर जनरल की जगह, पूरा नाम एक्चुअल में गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया उसका पूरा नाम था। इसके बाद एक चीज और यहाँ पे की गई कि लंदन में ही एक भारत सचिवालय की स्थापना की गई, जिसमें जिसका जो सदस्य होता था वो कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता था, जिसे भारत सचिव कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि जितने भी सदस्य होते हैं अब उन सभी को जो सैलरी दी जाती है वो सब भारत के कोष से दी जाती है। और एक तरीके से हम कहें तो जो वायसराय था वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, जो अब इंडिया में रूल कर रहा था। लेकिन एक्ट सारे अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बना रही। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है, और 1861 में फिर से डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है विधायी और न्यायिक क्षेत्रों में केवल। यहाँ पे मद्रास और मुंबई की विधान परिषदों को विधायी शक्तियां दे दी जाती हैं, और 3 नई प्रांतीय विधान परिषदें भी बनाई जाती हैं। इस तरीके से धीरे धीरे अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भारतीयों की मांग तेज हो जाती है कि आप हमें भी इसमें पार्ट लेने दीजिए, हमें भी आप शासन में अधिकार दीजिए। ये सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद को अब केंद्रीय परिषद में बदल दिया जाता है, और उसमें बहुत सारे सदस्यों को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि पहली बार 3 गैर सरकारी सदस्य, जिसमें भारतीय सदस्यों को पहली बार रखा जाता है। पहले होते हैं पटियाला के
महाराज नरेंद्र सिंह, दूसरे बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। ये सभी भारतीय पहली बार केंद्रीय विधान परिषद जो बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद, उसमें पहली बार शामिल किए जाते हैं। इस तरीके से ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसको शाही उपाधि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1876। इसमें कार्यकारी परिषद में फिर से 6 सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है और इसमें महारानी जो विक्टोरिया थी उसको पूरे भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। उनको यहाँ पे बता दिया जाता है कि यही यहाँ की साम्राज्ञी है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो होती है वो बढ़ा दी जाती है। पहले 6 से 12 हो सकते थे, अब 10 से 16 कर दी जाती है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे और होती है कि बजट में लोक हित के मामलों में भारतीयों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन अभी भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं मिलता। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, वो आता है। मार्ले मिंटो ने इसे मिलकर बनाया था। मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था, एक तरीके से लाए थे। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हुई। इसमें पहली बार इसमें मिंटो ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचक मंडल का प्रावधान इसमें किया। मुस्लिम वर्ग को पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अलावा पहली बार संपूर्ण भारत के लिए पहला एक पूरा का पूरा बनाया गया, यहाँ पे पूरे भारत के लिए यहाँ पे बनाया गया। इसके साथ साथ भारत जो बजट था, उस बजट में पूरा प्रश्न बहस करने और मत देने और प्रस्ताव पेश करने के अधिकार भी भारतीयों को सीमित मात्रा में दिए गए। वैसे तो इस एक्ट में बहुत सी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम को मैं देखते हुए थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के टाइम पे जो आया, इसमें मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। मॉन्टेस्क्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ये इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हुई केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था विधायिका की शुरुआत। पहली बार भारत में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। अपर हाउस को राज्य परिषद और लोअर हाउस को विधानसभा कहा गया। और इसमें जो इसमें राज्य परिषद में 60 सदस्य रखे गए और विधानसभा में 144 सदस्य रखे गए, और इसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत और कुछ को इलेक्ट रखा गया। और जो इलेक्ट सदस्य थे उसमें पहली बार सीमित मताधिकार भारतीयों को भी दिया गया। साथ में महिलाओं को पहली बार यहाँ पे वोट करने का अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ प्रांतों में द्वैध शासन या उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पर हुई। और इस तरीके से इस एक्ट में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इस एक्ट की लगती है वो ये थी कि यहाँ से भारत में पहली बार महिला मताधिकारों की शुरुआत हुई। महिला मताधिकार शुरुआत हुई। वैसे द्विसदनात्मक विधायिका भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, लेकिन महिलाओं को मताधिकार यहाँ पर दिया गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हुई। इसके बाद अगला एक्ट जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ तक आते आते भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हो चुका था। कांग्रेस की 1885 में स्थापना हो चुकी थी।
कांग्रेस भारत में स्वशासन स्वराज की मांग उठने लगी थी और ये कहा जाने लगा था कि अब हमें स्वराज चाहिए, अब हमें स्वशासन चाहिए, अब हम अपना शासन खुद से कर सकते हैं। कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, वो लोग अपना भारत शासन की मांग कर रहे थे। उसके साथ साथ कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, वो अपने तरीके से मांग कर रहे थे। कुछ क्रांतिकारी थे, वो अपने तरीके से मांग कर रहे थे। साथ ही साथ गांधी जी भारत वापस आ चुके थे और गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन, कई सारे आंदोलन चलाए गए और उनके द्वारा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ तक की जा चुकी थी। तो इसी कड़ी में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि भारतीय अभी पूरी तरीके से अपना शासन करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो अभी पूरी तरीके से अपना शासन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से डोमिनियन राज्य की स्थापना यहाँ पे करने की बात कही जाती है। डोमिनियन राज्य का मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि डोमिनियन राज्य क्या होता है। डोमिनियन राज्य का मतलब ये था कि भारत में जो स्थानीय शासन था, जो यहाँ का अपना शासन था, वो तो भारतीयों के हाथ में आ जाता, लेकिन जो पूरा शासन होता, एक तरीके से पूरा जो कंट्रोल होता, वो हमेशा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ही रहता। उसे डोमिनियन शासन कहा गया था। जैसे कि 1935 के एक्ट में ये चीज की गई थी। 1935 के एक्ट में ये किया गया था, जो एक्सटर्नल जितने भी एक तरीके से कहें कि पूरे देश के महत्व के जो मामले थे, जैसे विदेशी मामले और रक्षा संबंधित मामले, वो सब गवर्नर जनरल के पास ही रखे गए थे। और जो ट्रांसफर्ड विषय थे, वो केवल इंडिया को, जो यहाँ पे विधान परिषदें बनी थी, उनको दिए गए थे। तो इसका यही मतलब था कि वो यहाँ पे अभी भी डोमिनियन राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इस एक्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे कि जैसे लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय का प्रावधान, जो अभी भारत में जो संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जो संघीय न्यायालय है, उसका प्रावधान इसी एक्ट में 1935 में आया। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्यों की संख्याओं को बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता यहाँ पे भी स्थापित की गई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो तरीके के संघ, भारतीय संघ में विषय रखे गए। एक आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा ट्रांसफर्ड, जिनको भारत को दिया गया था उनको हस्तांतरित या ट्रांसफर्ड कहा गया। जो गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथ में अभी भी थे, उनको रिजर्व कहा गया। और उसमें क्या किया गया, जो भी विदेशी मामले थे या जो भी रक्षा संबंधित मामले थे, या जो आज हम इसको आसान भाषा में समझे तो ये कह सकते हैं कि आज जो राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो एक तरीके से गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे थे। लेकिन 1935 के अधिनियम को भी पूरी तरीके से ये भारत में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीयों को उस समय तक ये लगने लगा था कि अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूरी तरीके से ऐसा राज्य चाहिए जो भारत में भारत ने ही बनाया हो, भारत में ही सारी चीजें हुई हो, संविधान बनाओ, सब कुछ बनाओ, उस तरीके से मांग की गई। यहाँ पे कुछ और छोटी और कई सारी घटनाएं होती हैं। और इसके बाद भारत की बहुत सारी मांगों को देखते हुए और प्रेशर को देखते हुए कि इतना ज्यादा यहाँ पे अब राष्ट्रवाद हो चुका था, बढ़ चुका था, इन सारी चीजों को देखते हुए कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आती है, जिसके तहत भारत में फाइनली संविधान सभा गठन होता है। क्योंकि अंग्रेजों ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक तरह का प्रेशर बन चुका होता है अभी तक, कि उन्हें भारतीयों की ये मांग जो थी स्वराज की, स्वशासन की, वो माननी पड़ती है। और यहाँ पे वो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना को भेजते हैं, और ये वही कैबिनेट मिशन योजना है जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन होता है। वही संविधान सभा जो हमारा संविधान बनाती है, जिससे कि हमारा प्यारा भारत देश उसके बाद आजाद हो जाता है, एक अपना संविधान खुद का हमारा संविधान बन जाता है। तो यहाँ पे हम कैबिनेट मिशन योजना को देख लेते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है और अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित करता है। इसके तहत वो ये बताता है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, किस किस तरीके से, ये सारी चीजें इसमें वो बताता है। संविधान सभा में इसके बाद संविधान सभा के चुनाव होते हैं
और फाइनली संविधान सभा बनकर तैयार होती है। और इसमें सारी पार्टियां जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनिस्ट पार्टी और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां तब तक भारत में उदय हो चुकी हैं, वो सारी पार्टियां इसमें भाग लेती हैं। और एक भारत का संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा बनकर तैयार होती है कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग। और यहाँ से शुरू होता है संविधान बनाने का एक तरीके से मंथन शुरू होता है कि संविधान को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से क्या क्या चीजें की जाए। इसमें कई सारे सदस्य 296 के आसपास सदस्य इसमें होते हैं जो संविधान को बनाने का काम करते हैं। सभी सदस्य बहुत मेहनत करते हैं और कई सारे संविधानों का अध्ययन करते हैं, कई सारे संविधानों को देखते हैं और पढ़ते हैं, और उसके बाद वो भारतीय संविधान जिसे आज हम अपने सामने देखते हैं, अपने प्रेजेंट रूप में देखते हैं, वो भारतीय संविधान हमारे सामने आता है, वो बन के तैयार होता है। इसमें बहुत सारे सदस्य थे, बहुत सारी समितियां बनती हैं। मुझे लगता है वैसे तो ये इतना बड़ा अपने आप में टॉपिक है कि संविधान सभा को हम पूरा केवल संविधान सभा को अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी कि संविधान सभा बनती है। और संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा का उद्घाटन होता है, उसकी बैठक होती है और संविधान बनाने का जो काम है वो शुरू होता है। और भारत का संविधान फाइनली 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार होता है। कई भारत के संविधान बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई जाती है और संविधान का पूरा प्रारूप बनाया जाता है। और फाइनली भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बन के तैयार होता है। और 26 नवंबर 1949 को सारे जितने भी सदस्य होते हैं वो उस पर सिग्नेचर करते हैं और उसे अपना लिया जाता है। और साथ में 26 जनवरी 1950, जैसा कि हम सभी जानते हैं और रिपब्लिक डे के रूप में हम उसे मनाते हैं, हमारा संविधान लागू हो जाता है। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं। 1947 में भारत को आजाद हो जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक आता है जिससे भारतीय संविधान जो भारत होता है उसे ब्रिटिश रूल से पूरी तरीके से आजाद कर दिया जाता है। मतलब अब हम किसी तरह का कोई डोमिनियन नहीं थे, बल्कि पूरी तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत यहाँ पे अस्तित्व में आता है। और जो हमने देखे थे कि हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो किसी भी राज्य को होने के लिए चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, सोवर्निटी होनी चाहिए। अभी तक वो 3 चीजें भारत के पास थी, लेकिन अब चौथी चीज भी सोवर्निटी भारत को मिल जाती है। इस तरीके से हमारा प्यारा भारत देश आजाद होता है। और 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। और आज जो हम इतने अच्छे तरीके से अपने देश में सारी चीजें कर पा रहे हैं, इतनी सारे राइट्स हैं, और ये हमें इसी वजह से मिले हुए हैं। तो ये थी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की जर्नी। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कह सकते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने कोशिश की कि थोड़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसी को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। तो ये पूरी जर्नी थी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की हम कह सकते हैं। और इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगी कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल पूरे डेवलपमेंट में हम हमारे भारत के बहुत सारे नेता थे और कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो बैकग्राउंड में अननोनली अपना काम कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे कि हम उनको जानते नहीं है, हम नहीं जानते उनके सबके नाम, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये पूरी जर्नी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रही है, और जिसकी वजह से आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज रह पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, ma'am. It was really a comprehensive lecture, contained plethora of information.
So the session is open to all. If anybody has any questions, comments, or any perspectives, can take over. Ma'am, I have a question. Please. Ma'am, why Charter Act is named Charter Act, and why it changed to become Indian Council Act? Why its Sorry, name changed? please Ma'am, repeat the question. Can't hear you. ma'am, my question is this: why Charter Act named as Charter Act, and why it changed to become Indian Council Act? इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए कहा जाने लगा था इस एक्ट को, क्योंकि उसके बाद से उस एक्ट के बाद से इंडियन काउंसिल बना दी गई थी। हमने देखा कि जितने भी एक्ट भारत के जब उस ब्रिटिश जो क्राउन था उसके हाथ में जाने के बाद जितने भी एक्ट आए हैं उन्हें ही हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जान रहे हैं। एक तरीके से वहां पे एक काउंसिल बना दी गई थी गवर्नर जनरल के साथ, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये कहना था कि जो ये एक्ट अब आ रहे हैं ये काउंसिल में सुधार करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि जो काउंसिल बनाई गई है वो बेहतर तरीके से भारत के प्रशासन को कर सके, इसलिए उनको वहां उसके बाद से काउंसिल एक्ट कहा जाने लगा था। ओके। Okay. Any student wants to ask the question, they are free to ask. What happened? Students are not active today. It's a typical one. Okay, ma'am. I want to ask some. I have some query about this constitutional development. Basically, my question is that जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं या हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक डिबेट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों का मिक्स होना चाहिए। और जब किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो हम जानते हैं कि उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होती हैं, चेंज भी करना पड़ता है एज ए पॉलिसी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि कॉन्टेक्चुअल होता है नेचर में कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हो। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऐसा को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए किसी को, कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी का एक बेस रहा है हमारे यहाँ कि हम एक पर्टिकुलर बेस पे, सोशल बेस पे हम बात करते रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम द कॉन्टेक्चुअलाइज अगर उसको हम करें तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी की जानी चाहिए, वो एक डिबेट का विषय है। तो आपको क्या लगता है, इट शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज और इट इज फिक्स्ड, इट शुड बी फिक्स्ड? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये एक चीज बहुत अच्छी रखी गई है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको इस तरीके से रखा गया कि उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बहुत इजी है चेंज करना। तो मुझे लगता है जो ये मिक्स चीज रखी गई है ये ज्यादा बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे है कि अगर हम हर चीज को बहुत इजी वे में चेंज कर देंगे तो मे बी ये हो जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ सालों बाद ऐसा वो बन जाए जो शायद बिल्कुल ही चेंज हो जाए पूरी तरीके से। मीन्स जो उसकी जो एक कह सकते हैं कि जो उसका कोर, जो उसका बेस आइडिया है, जो कोर आइडिया है वो उसका बना रहे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट का विषय है कि क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दोनों चीजें रखी गई हैं कि कुछ प्रोविजंस को ऐसा रखा गया है कि जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, और कुछ प्रोविजंस को ऐसा रखा गया जो इजी टू चेंज है। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था सबसे बेस्ट है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये चीज सही है मेरे पर्सपेक्टिव से। Okay, I can see Dr. Babit sir with us, who is expert of sociology. I think he must be, intervene to find out some sociological perspective on the constitutional development. What kind of the group, what kind of the pressure group are doing at the time.
सो सर हम चाहते हैं कि आपको सुने। Yes, yes, yes. He's from my college. He's my senior actually, and he's a very intellectual. We have intellectual command of sociology as well. So please, sir, give your input. इंटरडिसिप्लिनरी हो जाने से और मजा आएगा। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल एक्चुअल में बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसा कि मैं पहले ही कह रही थी कि लेक्चर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल होने वाला है, तो मुझे लगता है इसी वजह से बच्चों का, या तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आई थिंक, इसीलिए इसी वजह से No, no, क्वेरीज ma'am. Your बहुत कम lecture आती। was a very definitely. Your lecture was a very लेकिन conceptual and theoretical. लेकिन मुझे जो चीज लगती है कि एक्चुअल में थोड़ा सा कंटेंट बहुत ज्यादा हो गए थे और टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। मैंने देखा, बार बार मैं देख रही थी कि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, तो थोड़ा सा चीजें बहुत ब्रॉड वे में आई थिंक कवर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। बट ओके, इट्स ओके कि हम फिर लेट बाद मी में उसे कवर Okay, करेंगे। लेट मी okay. गिव So, सम इनसाइट। मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है, अगर हम उसको देखें तो दो तीन चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती। पहला तो ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका रोल क्या है, क्या सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इक्वली रिप्रेजेंट कर रही थी या नहीं कर रही थी। दूसरा ये है कि जो लोग उसमें इंडल्ज हैं, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, क्या वो पार्टिसिपेशन उस तरीके का था या नहीं था। ये कोई सवाल नहीं है, मतलब मेरे मन में ये सारी चीजें हैं कि इसको हम इस चीज के साथ जोड़ के देख सकते हैं और ज्यादा हम डेवलप कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि यह जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जर्नी है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का परिणाम है। तो क्या इंडियन सोसाइटी में जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश जो कल्चर है पॉलिटी का, उसको सीधे के सीधे ऐड ऑन कर लिया है या उसको इंडियन सिनेरियो में कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश करी। तो ये सर, कई सारे डायमेंशन है मैम। मैं आप हम्म, मतलब आप इसे बोल सकती हैं, बट मेरे मन में ये हाँ। सवाल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इसको इन सब चीजों के साथ जोड़ के देखें तो शायद हम और ज्यादा कंक्लूसिव रिजल्ट के पास जा सकते हैं। खैर सर, आप बता। आपने जो आपने जो ये कहा कि मतलब हमने क्या, जो ब्रिटिश सारी चीजें थी, सारी व्यवस्थाएं थी, उनको क्या एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। तो सर, मुझे मतलब स्टार्टिंग में ये चीज लगती थी कि हाँ ये चीज है, और जब हम पूरा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि हाँ, बेसिकली हमने वही सारी चीजें अडॉप्ट की जो ब्रिटेन में थी या जो उन्होंने करानी चाहिए। एक तरीके से हम अगर यहाँ पे 1935 का एक्ट देखें तो लगभग 200 के आसपास जो आर्टिकल्स थे हमने एज इट इज ले लिए, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है सर, कि हमने पूरी तरीके से उनको मतलब चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और भी कई सारे सोर्सेज हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि हाँ, ये तो ठीक है कि हमने काफी सारी चीजें एज इट इज हमने ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था एक तरीके से वहां से ले ली है। लेकिन साथ साथ उसमें रिफॉर्म करने के लिए, या मतलब उसको और कहेंगे बेहतर बनाने के लिए, और जो भी देश थे उनसे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, और जो उनको और भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। जी सर। may I? Yes, Mohit, please. Mohit, your voice is breaking now. आवाज तुम्हारी ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है मोहित तुम्हारी। नेटवर्क इशू है आई थिंक। मोहित की आवाज नहीं आ रही, उनसे कहिए कि वो टाइप कर दें। Mohit, you can type your question because your voice is breaking now. Oh, yes, yes, please. Any other one can ask the question? हेलो, Yes, Mr. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं तो लेक्चर आपका काफ़ी अच्छा लगा आज का, जो कि थैंक यू सो कॉन्स्टिट्यूशनल मच। डेवलपमेंट पे था। तो लेकिन मैं, जैसा कि अभी रजनीकांत सर ने भी बात किया,
कि एक अगर इसके सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, जो कि एक क्रिटिसिज्म भी बाद में क्रिटिसिज्म के रूप में भी उभर के आया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। तो और इसके क्रिटिसिज्म में न केवल एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की ही कमी थी, उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी की भी कमी थी, और डोमिनेशन ऑफ सिंगल पार्टी भी थी, और डोमिनेशन ऑफ सिंगल और डोमिनेशन ऑफ वन मेजर कम्युनिटी भी था। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, इसमें जो इसके मेंबर्स थे, उसमें भी कहीं ना कहीं लॉयर और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन था। तो मैं इसके बिल्कुल क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट को थोड़ा और मैं चाहता हूं कि इसके क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट में ये थोड़ा आप फोकस करें कि क्योंकि जो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर एक थे नजीरुद्दीन अहमद, शायद मैं अगर नाम जी। गलत ना बोल रहा हूं, तो उन्होंने भी खुद ही इस ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्राफ्टिंग कमेटी ना कह के ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था कि ये कमेटी ऐसी है कि जो घुमकड़ी की है, घूम घूम के विदेशों से उसके प्रोविजंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकुलकेट किया है। तो थोड़ा इसके क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट पे मैं कुछ चाहता हूँ कि आप 2-4 लाइन इस पे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि ज्यादातर जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो वकील थे। और इसीलिए जो हमारा संविधान एक क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि इसको ऐसी क्रिटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। कि अगर हम भी अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो हम लोग को भी समझने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज बिल्कुल आपकी सर बिल्कुल सही है, जो आपने क्रिटिकल एस्पेक्ट जो भी बताए हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा जाता है कि मतलब वकीलों का एक तरीके से स्वर्ग था, क्योंकि वकीलों ने लिख बनाया है तो वही ज्यादा अच्छी तरीके से लैंग्वेज को समझ पाते हैं। ऐसी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है हमारे, जो एक बहुत ही आसान भाषा हो जिसको सभी लोग समझ सके। ये चीज मैं भी फील करती हूँ। लेकिन जो बाकी सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक पार्टी का मतलब उसमें ज्यादा डोमिनेशन था, तो बिल्कुल सही बात है सर आपकी कि एक पार्टी अगर हम देखें तो मेनली कांग्रेस का ही डोमिनेशन था। और अगर हम मेनली कांग्रेस में भी देखें तो उस समय का अगर हम ये कह सकते हैं कि उस समय के भारत का जो इलीट क्लास था, एक वो वर्ग जो पढ़ा लिखा बहुत था और अच्छी कंडीशन में रह रहा था, वही वर्ग उसका एक तरीके से प्रतिनिधित्व या उसको कर रहा था। तो बिल्कुल ये चीज है। लेकिन हम ये भी इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो उस समय जो सबसे ज्यादा जो एरिया को कवर कर रही थी वो कांग्रेस ही थी। किसी और पार्टी में बहुत सारी पार्टियां छोटी छोटी थी, जैसे मुस्लिम लीग थी, वो तो उसमें तो बाद में अलग ही हो गई थी, लेकिन बहुत सारी पार्टियां छोटी छोटी ही थी। तो हम अगर देखें तो हम इसको क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म भी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर उस समय तक केवल एक ही पार्टी भारत में अगर उभर कर आई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी पार्टी को मिलना था सारी चीजें। लेकिन एक चीज और भी क्रिटिसिज्म में ये भी कही जाती है कि जनाधार एक तरीके से नहीं था। जो भी वो हुए थे, इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, वो भी इनडायरेक्ट थे। तो जो लोग थे वो पूरी तरीके से जनाधार नहीं जुड़ पाए थे, सही तरीके से लोग नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है कि मैं मानती हूँ कि ये भी हुआ था, पूरी तरीके से सभी लोग नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन अगर हम उस समय के जो सिचुएशंस थी उस समय की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये चीज समझ में आती है कि उस समय अगर पूरी तरीके से अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन कराने जाते या सारी चीजें होती तो शायद उतने अच्छे से सारी चीजें नहीं हो पाती। और मुझे ये भी लगता है कि शायद उस समय की कंडीशंस ऐसी रही होंगी जिस वजह से संविधान को इस तरीके से बनाया गया होगा। लेकिन अगर हम आगे देखें तो हम आगे देखते हैं कि संविधान में धीरे धीरे और भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1950 में आके रुका नहीं है। उसके बाद भी मैं देखती हूँ, अगर अपने प्रोस्पेक्टिव से तो मैं देखती हूँ तो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आज भी चला जा रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी परिस्थितियां बदल रही हैं, उस हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग करते ही चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली, अमेंडमेंट के रूप में वो डेवलपमेंट दिख रहा है अभी हाँ, भी तो कहीं ना एक कहीं। तरीके से मैं ये कहूँ तो मतलब मेरे हिसाब से डेवलपमेंट तो हम लोग पढ़ते ही हैं डेवलपमेंट की। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। तो अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखें तो वो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है। आज भी होता ही रहता है, कुछ कुछ ना कुछ चेंजेस और कुछ ना कुछ अमेंडमेंट के रूप में होता ही रहता है।
जी सर। और जो एक्चुअली ड्राफ्टिंग में जो टाइम लगा है, एक्चुअली उस टाइम के बारे में आपका मैडम क्या सजेशन है? क्या ये ज्यादा कंज्यूमेबल टाइम नहीं था और वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी नहीं था? सर टाइम, सॉरी सर, दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को? जो ड्राफ्टिंग का जो ये पीरियड रहा, जो ड्राफ्टिंग कमिटी हम्म, ने जो टाइम और ओवरऑल टाइम लिया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो हम्म, टोटल इनेक्टमेंट से ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग असेंबली और उसके फर्स्ट मीटिंग से हम्म, लेकर और उसके इनेक्टमेंट का जो भी पीरियड रहा, हाँ जी सर, ये काफी जो लंबा पीरियड टाइम है था। ये काफी लंबा, हमें लगता है ये काफी लंबा पीरियड रहा है। तो हम्म। क्या ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया गया, जो कि एक टाइम का कंजम्पशन अलग हुआ और वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बहुत लंबा समय था, और मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसके क्योंकि हिसाब से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को आई थिंक वही 4 महीने या 5 महीने में वही कंप्लीट कर लिया गया था। वो बात अलग है कि हमारा जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कि बहुत ज्यादा आर्टिकल भी हैं और रिटर्न फॉर्म में अभी तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल लेकिन सर। फिर भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया गया हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। हाँ सर, ये हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा टाइम लिया गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन काफी लंबा समय होता है। और काफी खर्च भी आया, लगभग 64 लाख रुपए के आसपास उस समय। काफी बड़ा अमाउंट था वो। इतना खर्च भारत के संविधान को बनाने पे आया। लेकिन मैं सर, यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उस समय रिसोर्सेज उतने ज्यादा मुझे लगता है नहीं रहे होंगे, और बहुत सारे। एक चीज और भी सर, मुझे जो लगता है रीजन इतना लंबा समय लगने का, ये था कि उस समय जो कंडीशन थी सर, मतलब सोशलॉजिकल कंडीशन अगर हम उस समय की देखें, तो बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा, या दो दो अलग अलग देश होने की चीजें, और कम्युनिज्म एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें उस समय सर ऐसी थी कि जो बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना समय जो लगा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाने वाले थे उन्होंने ये देखा होगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, मतलब एक सॉलिड सोल्यूशन एक तरीके से निकाला जाए, कि फर्दर प्रॉब्लम कम से कम आए, ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट फर्दर जो प्रॉब्लम्स आए वो कम से कम आए, मुझे ये लगता है। क्योंकि जो उस समय की जो सोशोलॉजिकल कंडीशंस थे, और भी जो सारी कंडीशंस थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस या पॉलिटिकल कंडीशंस देश की, तो वो सारी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्रिटिकल थी काफी ज्यादा मेरे हिसाब से। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इतना लंबा समय लगा होगा। लेकिन आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि अगर थोड़ा समय और थोड़ी एनर्जी और हमने अगर बचाई होती, तो ज्यादा अच्छे तरीके से और भी चीजों में कंज्यूम इसको किया जा सकता। बट मेरे हिसाब से इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि सोर्सेज उतने नहीं रहे होंगे, इस वजह से शायद आई थिंक इतना समय लगा होगा। जी सर। थैंक यू मैडम, थैंक प्रशांत यू। जी, मैं आपको इस डिबेट में थोड़ा सा इनपुट मैं आपकी तरफ से चाहता हूं कि आपका भी थोड़ा 2 मिनट का आप अगर उससे इनपुट अपना दे सकें कि देखिए, सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, और एज ए लॉयर आपका इससे पर्सपेक्टिव क्या है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज हैं, कुछ ऐसे उसमें मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया गया जिससे जो कॉमन मैन है भारत, जो हमारे देश का, उसको समझने में या उसको एग्जीक्यूट करने में या अपने राइट्स को ले जाकर उसको वहां पे क्लेम करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है? तो आप एज ए लॉयर इसको कैसे देखते हैं? 2 मिनट में अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें अपनी तरफ से। बिल्कुल, ये जो भी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हम एक इसको एक टेक्निकल वे में अगर देखें, तो जो भी एक्ट इनेक्टेड हुआ है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, हम लॉयर दो तरह के एक्ट को दो भाग में बांटते हैं कि जो इनेक्टेड लॉ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस जितने भी एक्ट हैं या जो भी कोड है, वो काफी ज्यादा टेक्निकलिटी है, क्योंकि मेनली वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्राफ्ट किए गए थे। तो वो सभी काफी ज्यादा टेक्निकल हैं। अब जैसे आप देखिए, इंडियन पीनल कोड देखिए, 1860 का आईपीसी जिसको आप कहते हैं, या इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, जो कि काफी ज्यादा टेक्निकल है वो, जो कि एक नॉर्मल कोई एक लेमैन अगर उसे पढ़े तो लेमैन उसको पढ़कर क्लियरली समझ नहीं सकता। लेकिन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट है, जो रिसेंटली इनेक्ट हुआ है, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हुआ, ये सारे एक्ट ऐसे हैं जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इनेक्ट हुए हैं। और इसके लैंग्वेज इतने सिंपल अगर कहा जाए, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है उस तरीके से जो कि पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस लॉज होते थे।
और अभी का लॉज वो सारे लॉज ऐसे हैं कि एक नॉर्मल लेमैन जो जिसे एलएलबी की डिग्री या फिर जो टेक्निकल डिग्री जिसे पास नहीं है लॉ की टेक्निकल डिग्री, वो लोग भी पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। रही बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ना तो इसको हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इनेक्टमेंट 2 या 3 साल बाद इनेक्ट हो गया ये 1950 में। तो इसके लैंग्वेजेस नो डाउट इजी है, वो एक लेमैन समझ सकता है, लेकिन जब इसका इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो उसके लिए एक जुडिशियस माइंड की जरूरत होती है। क्योंकि आप जो मैडम ने भी कहा और जो अभी भी आप लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1950 में ही नहीं रुक गया, वो 1950 के बाद भी अभी तक वो चल ही रहा है, चाहे वो अमेंडमेंट के फॉर्म में आए या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में आए। आप देख रहे हैं कि पहले जो भी राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो नॉर्मली पहले ये समझा जाता था कि फंडामेंटल राइट केवल स्टेट के अगेंस्ट ही इन्फोर्स कराया जा सकता है, लेकिन हम इधर इस चीज बहुत सारे केस लॉ के थ्रू ये चीजें देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट एक प्राइवेट के अगेंस्ट भी हम इन्फोर्स करवा सकते हैं। ये सब जुडिशियल डेवलपमेंट है। ये जुडिशियरी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेवलप कर रहा है। और ऑब्वियसली ये लॉयर्स का स्वर्ग है। मैडम ने कहा कि इट इज हेवन ऑफ द लॉयर्स। इंडीड कॉन्स्टिट्यूशन इज हेवन ऑफ द लॉयर्स, क्योंकि लॉयर्स इसी के साथ खेलते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ लैंड है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पर ज्यादा लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही खेलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज जाए कोर्ट में, वो पॉलिटिक्स से या इलेक्शन से रिलेटेड जाए, या फिर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाए, या कुछ भी रहे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो। तो लॉयर्स उसी के साथ खेलते हैं और जुडिशरी से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज इंटरप्रेट हो रहा है और जुडिशियल रूट से ये डेवलप कर रहा है। ओके, सॉरी फॉर इंटरवेंशन, क्योंकि मोहित मिश्रा का सवाल आ चुका है चैट बॉक्स में। तो मोहित के सवाल से पहले दो बातें मैं छोटी छोटी कर दूं। एक तो बिल्कुल प्रशांत ने सही कहा, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कि जब भी इसकी भाषा को लेकर समस्या होगी उसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी को करना है। तो वकील और डॉक्टर की भाषा वही जाने, बाकी लोग के लिए तो ऐसे भी वो मुश्किल। दूसरी एक बात यह है, छोटी सी बात बहुत अच्छा ये है कि जो भी शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो ठीक है, मान लीजिए आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात, निबंधन बोलते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या, किस चिड़िया का नाम? तो भाषा को लेके तो समस्या है ही। खैर, अब मैं मोहित के सवाल पे आता हूँ जो उन्होंने चैट बॉक्स में दिया है हमें मैडम के लिए। मैम, माय question is that is our concern to our society? I mean, in the sense that things that are indigenous to English society were both imposed by British and adopted by Indians. Sir, please repeat the question. Your voice is breaking. So can you please repeat the question? मोहित मिश्रा ने सवाल पूछा है, मैम, ma'am, my question is that is our constitution is too alien to our society? I mean, in the sense that things that are indigenous to English society were both imposed by British and adopted by Indians. बिल्कुल सर, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही भी इस बारे में ही बात कर रहे थे कि मतलब वो इम्पोज किया गया और हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो ये चीजें हमें दिखती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और बेसिकली जब मैंने इस आपके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया, तब मेरा जो पर्सपेक्टिव था, मुझे ये लगता था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ अप्लाई किया गया, ये मुझे बेसिकली लगता था कि ये तो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था वही पूरी तरीके से हमारे यहाँ लगा दिया गया। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमें जिस तरीके से उन्होंने बना के दिया उस तरीके से हमने इसको अपने देश में उस तरीके से अडॉप्ट कर लिया। ये बिल्कुल मानने वाली बात है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगी सर कि ये बिल्कुल ठीक है कि हमने उस चीज को अडॉप्ट किया,
बट अगर हमने उसको पूरी तरह से सिर्फ अडॉप्ट किया होता और वो हमारे यहाँ के लिए उतना अच्छा नहीं होता, मीन्स कि वो हमारे यहाँ उतना सक्सेसफुल नहीं होता, तो इतने सालों में 1950 से लेकर हम 2021 में आ जा चुके हैं, इतने सालों में अभी तक हमारा सिस्टम फिर उस चीज को इतने अच्छे तरीके से आगे लेके चल नहीं रहा होता, क्योंकि हमने देखा कि जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे इंडिया में लागू किया गया, और भी बहुत सारे प्रोविजंस, केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोविजंस। लेकिन जो मुझे मेन लगता है कि वो तो सरकार किस तरीके की होगी, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसी से बाकी सारी चीजें भी काफी हद तक उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आई थिंक सो। तो वो जो हमने अपनाया, या यूं कहें कि ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, वही चीजें और भी देशों ने अपनाई, जैसे पाकिस्तान में भी अपनाया, लेकिन वहां पे वो चीजें नहीं चल पाई। लेकिन हमारे इंडिया में वो चीजें चल रही हैं, तो हम इस चीज को मान सकते हैं कि उस समय उन्होंने हमें वो दिया, एक तरीके से बना के दिया कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा, और हमने उसको एज इट इज अपनाया। कुछ उसमें चेंजेस किए, लेकिन हमने उसे एज इट इज अपनाया। लेकिन हमने अपने हिसाब से अपने हिसाब से उसमें बहुत सारी चेंजेस किए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स उसमें हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये डेवलपमेंट आज भी रुका नहीं है, डेवलपमेंट चल रहा है। आज अगर हम ये कंपैरिजन करें ब्रिटेन के वहाँ के गवर्नमेंट में, या और भी चीजों में, या वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम बहुत सारे डिफरेंस उसमें पाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट वो था, जब ब्रिटिशर्स ने अपना जो पूरा जो भी उनका जो भी सिस्टम था वो उन्होंने इंडियंस को दिया, हमने लिया। लेकिन उसके बाद जो हमारा रास्ता था वो डिफरेंट हो गया, यानी कि हमने अपना वे ऑफ डेवलपमेंट चुना, और हम उस वे ऑफ डेवलपमेंट पे आज भी डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इतने सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जिसके प्रोविजन सारे इतने सही तरीके से चल रहे हैं, और सब कुछ बहुत स्मूथली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारी चीजें चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई सही ढंग से, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया कि आपने अपने क्या व्यूज रखे हैं। आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं है, अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिकॉज आपकी वॉइस काफी क्लियर नहीं है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। Okay, so anybody with more questions or any comments? Any points, if any? Oh, thank you. Okay. Thank you, Mohit. Thank you so much. So, ma'am, I think it's the end of the questions. Okay. So, it was really a good lecture today. So, with teacher's permission, shall we end the lectures, today's session, I mean? Rajnikant sir, should... Thank Yes, you. Beta. Go ahead. Thank you so much. Yes, you Thank you know, so much. definitely you should wind up now. Thank you so much, everyone, for listening me very patiently. Thank you so much. और अगर कोई भी मतलब क्वेश्चन के साथ साथ अगर कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज आप लोग वो फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं, बिकॉज जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक हम सभी उसी तरीके से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और अपना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप सजेशन देना चाहें या कोई भी फीडबैक देना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। And thank you, ma'am. Thank you so much. Congratulate you, ma'am, for delivering a very wonderful, interesting topic lecture as well. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.
Thank you. Okay, Deepshikha, you can go ahead. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. We were grateful to have you. So we should Thanks, ma'am. end. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. So today's session is ended, and we shall meet in the next session. Okay, thank you so much, everyone. Okay, Thank you, everyone. Take care. Thank you. Bye. Thank you so much. Good night, sir. Good night.